1 साल हो गए हैं। हमने पहली गोष्ठी 10 मई 2020 को आरंभ की थी और आज 2 मई है। और जिस समय हमने गोष्ठी की थी उस समय भी यही स्थितियां थी, और आज जो स्थिति है वो पिछले से ज्यादा बदतर हमको दिख रही है। अब पहले का जो समय था, अच्छी खबरें आती थी लॉकडाउन में कि घर में महिलाएं कहीं कुछ नई नई चीजें बना रही हैं, कहीं कुछ बना रही हैं। और आज जो सूचनाएं हम देख रहे हैं उसमें इतनी बड़ी त्रासदी, इतना दुख दिख रहा है कि महिलाओं को खाना बनाने में भी बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख होता है। मतलब वो व्यक्त करते हैं कि पिछला जो लॉकडाउन था उसमें हम नए नए प्रयोग कर रहे थे और आज हम प्रयोगहीन हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समय में हमारे साथ के, हमारे परिवार के, हमारे मित्र के बहुत से लोग पता नहीं कब कैसे, जब भी मोबाइल खोलने पर या फेसबुक खोलने पर, व्हाट्सएप में देखने में कोई ना कोई हमसे दूर ज्यादा दिख रहा है। हमारे साहित्य के ही बहुत से लोग चले गए पिछले हफ्ते, कुंवर बेचैन, श्याम मुंशी और तमाम लोग जो हमसे बहुत जल्दी चले गए। ऐसे आशंका नहीं थी कि अस्पताल में भर्ती होंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चले जाएंगे। ये बड़ा दुख का समय है, और इस दुख के समय को ही हम एक चुनौती के रूप में लेकर, अपने मन को संभाल कर, अपने को एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करके हम बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। हमारे जो समूह में जितने लोग आ जाते हैं, उनके चेहरे देखकर, उनकी बात सुनकर हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, खुशी मिलती है। और इसी बात को लेकर हम लोग बात करते हैं। हमारा जो गोष्ठी एक आज बहाना जैसी हो गई है मिलने का। नहीं तो इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग अपनों के साथ नहीं जा पा रहे हैं, अपने के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं। इतनी व्यवस्था हमने अपने जीवन में, और जो लोग हैं, इतना इसके पहले देखी और शायद बाद में भी देखने न मिले, कितनी व्यवस्था आज हम सब लोग हैं। और इसी व्यवस्था को दूर करने के लिए हम लोग अपनी रचनात्मकता से, अपने मिलने जुलने से एक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। यह गोष्ठी इस माह के व्यंग, अप्रैल माह के व्यंग हैं। अप्रैल माह में जो जितनी रचना छपी हैं उनमें से उन रचनाओं में से लेकर हम 8 रचना का चयन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर मिजाज की रचना हो, और उस पर हम अपने मित्रों से आग्रह करते हैं कि आप उन रचनाओं पर बातचीत करें। आज हमारे साथ मेरठ के निर्मल गुप्त जी हैं, हमारे साथ टीकमगढ़ से रामस्वरूप दीक्षित जी हैं, हमारे समूह के अनूप शुक्ल जी हैं, और हमारे ही समूह से अवजीत कुमार दुबे जी हैं, जो इन रचनाओं पे बातचीत करेंगे। मतलब इस बातचीत का उद्देश्य कुछ इस ढंग से है कि आज जो व्यंग में हम देखते हैं, लोगों की अपनी अपनी स्थापना दिखती है, अपनी अपनी बात करते हैं, और बात करने के बाद हर चीज को अपने ढंग से स्थापित करने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक में। तो इस स्थिति पे जब व्यंग पे चर्चा होती, क्योंकि प्रकाशित रचना पे हम चर्चा करते हैं, तो प्रकाशित रचना पर चर्चा करने पर यह कुछ चीजें सामने आती हैं कि अगर अच्छी रचना है तो अच्छी बात हो जाती है, और अगर कुछ कमी रहती है तो कमी पर ही बातचीत हो जाती है। वो भी बात है, किंतु कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से एक व्यंग में की जो स्थापना है, व्यंग के जो विचार है, व्यंग के पीछे की जो पृष्ठभूमि है हमारे पूर्वजों के और आज के समय के, उन पर भी चर्चा इसी बहाने हो जाती है। तो आज हमारे बीच में सबसे पहले एक बात है कि इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है,
नया नहीं कहेंगे, फिर भी क्योंकि हमारे समूह में चलता रहा था, हमने जो रचनाएं वक्ताओं को दी है उसमें से उन लेखकों के नाम अलग कर दिए हैं। उनको नहीं मालूम कि वक्ताओं को कि ये रचना किस लेखक की है। कभी कभी रचना के मतलब लेखक के नाम से भी कभी कभी दबाव, मतलब अप्रोक्ष रूप से दबाव पड़ जाता था, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। और एक ये नया प्रयोग है, ये पिछले बार हमारे संतोष त्रिवेदी जी ने बोला था कि आप मुझे रचना का लेखक का नाम अलग करके दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो हमने उसी प्रयोग को अब सबके लिए लागू किया। पिछली बार सिर्फ उन्हीं भर को दी थी बिना लेखक की रचना, बिना नाम की रचना, इस बार हमने सबको दी है। तो मैं सर्वप्रथम हमारे युवा मित्र, व्यंगकार और अच्छे चिंतक और विचारक, व्यंग की समझ रखने वाले अभिजीत कुमार दुबे जी हैं, उनको हमने 2 रचनाएं दी थी जिन पर वे बात करेंगे। पहली रचना है अपनी किताब पढ़वाने की कला, और दूसरी रचना है स्वेज नहर और अपना शहर। तो मैं बहुत सम्मान के साथ अभिजीत कुमार दुबे जी से आग्रह करता हूं कि इन रचनाओं पर बात करें। अभिजीत कुमार दुबे जी धन्यवाद। दुबे जी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। आवाज आ रही है सर? जी हाँ। शुक्रिया रमेश सैनी सर और रमेश तिवारी सर, व्यंगधारा परिवार का आभार कि उन्होंने आज मुझे 2 रचनाओं पर बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया है, जहां पर जिस गोष्ठी में भारत के व्यंग जगत के सारे दिग्गज मौजूद हैं। व्यंगधारा की 52वीं गोष्ठी में मुझे आदरणीय रमेश सैनी सर ने 2 रचनाएं दी हैं और रचनाकारों का नाम इसमें नहीं है। एक रचना स्वेज नहर और अपना शहर है तथा एक दूसरी रचना है अपनी किताब पढ़वाने की कला। दोनों रचनाएं अलग अलग हैं, अलग अलग कलेवर की, अलग तेवर की। अपनी किताब पढ़वाने की कला रचना जो है बहुत ही छोटी है और दूसरी रचना जो है यह थोड़ी विस्तृत है। तो पहले मैं अपनी किताब पढ़वाने की कला रचना के बारे में बोल देता हूं। यह रचना बहुत ही छोटी रचना है और इसे हास्य कह सकते हैं। इस रचना में व्यंग का प्रभाव नहीं मिल पाया, व्यंग कम है। एक आध जगह पंच डालने की कोशिश की गई है। व्यंगकार इस रचना को विस्तार देते तो कुछ बात बन सकती थी, क्योंकि रचना को उन्होंने, जो ये रचना अपनी किताब पढ़वाने की कला, संवाद शैली में कही है। तो इस रचना को विस्तार देने से व्यंग के निखर कर आने की कुछ गुंजाइश थी, जो गुंजाइश बिना संवाद शैली वाले रचनाओं में नहीं रहती है। वहां सपाट बयानी आ जाने का खतरा रहता है। रचना में लेखकीय चरित्र बल्लू उर्फ बलराम वर्मा एक जगह पुस्तक प्रमोशन के खेल में अपनी पुस्तक बेवफा सनम भेंट करते हुए कहते हैं कि यह पुस्तक बेवफा सनम भेंट करते हुए कहते हैं कि यह पुस्तक 250 पृष्ठों की है। यानी कि वह पुस्तक के कंटेंट, पुस्तक का क्या विषय वस्तु है, यह ना बोलकर पुस्तक के पृष्ठों की संख्या ही सर्वप्रथम बोल देते हैं। उसके भारी भरकम होने की चर्चा करते हैं। हालांकि बाद में पुस्तक पढ़ने के लिए दबाव बनाने के क्रम में कुछ प्रसंगों, जैसे कि लवली का लवर को थप्पड़ मारना, लवली का अपने लवर से झगड़ा करना, लवली का पुराने प्रेमी के पास पहुंच जाना आदि प्रश्नों के माध्यम से रचना को विस्तार देने का प्रयास किया गया है। लेकिन रचना में वैसी कुछ बात बन नहीं पाई है। छोटी रचनाओं की अगर हम बात करें तो 2-3 लोग अभी जो हैं, जो छोटी रचनाओं में काफी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कर दे रहे हैं। अभी मैं फेसबुक पर अलंकार रस्तोगी की 2-3 रचनाओं से गुजरा, सुमित अवस्थी की, सौरभ जैन की, तो बहुत छोटे शब्दों में ही बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इस रचना में थोड़ा रचनाकार जो हैं और इन्हें मेहनत करना पड़ेगा,
तब जाकर रचना जो है अपने रंग में आ पाएगी। इस रचना में आम आदमी के इस भ्रम की पुष्टि भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति पुस्तक छपवा सकता है, उसे वितरित करके वह लेखक बन जाने का भ्रम पाल सकता है, और फिर घायल जी जैसे हजारों लोग हैं जो भूमिका लिखने के बहाने बल्लू उर्फ बलराम वर्मा को चने के झाड़ पर चढ़ा सकते हैं। रचना को हास्य रचना हम कह सकते हैं, इसमें विस्तार की और गुंजाइश है। अगर लेखक इसे फिर से रीराइट करें तो यह अच्छी रचना एक बन सकती है। रमेश सैनी सर ने मुझे एक दूसरी रचना उपलब्ध करवाई है, स्वेज नहर और अपना शहर। यह रचना जो है, यह रचना बहुत ही लाजवाब है और बार बार खुद को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आम भारतीयों के जीवन चरित्र में जिन प्रवृत्तियों को लेकर आम भारतीय अपने जीवन चरित्र में जिन प्रवृत्तियों को लेकर चल रहा है, उस पर बहुत ही सूक्ष्मता से इस रचना में व्यंग किया गया है। रचना की पहली पंक्ति ही जैसे देखिए, रचना की पहली पंक्ति है कि स्वेज नहर में फंसे जहाज, एवरग्रीन के चालक सभी 25 सदस्य भारतीय अवश्य थे, पर आपस में इंदौरी, भोपाली या रायपुरिया नहीं थे। होते तो जाम लगने की वजह भी खुद बनते और खुद ही निकाल ले आते। तो लेखक ने पहली पंक्ति में रचना का अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है। रचना की पहली पंक्ति में हम भारतीय लोगों के धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर बंटे रहने की मानसिकता पर प्रहार किया गया है। चूंकि घटनास्थल जो है वह देश के बाहर है, तो इससे पता चलता है कि बाहर हम भारतीय मिलजुल कर रहते हैं, घर में भले ही हम आपस में जूतम पैजार कर लें। भारत के बाहर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम प्रतिबिंबित करते हैं, भले ही देश में हम उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी वाली मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। रचना में आगे इंदौर शहर का उदाहरण देते हुए जाम लगने की स्थिति से हास्य उत्पन्न किया गया है। जाम किसी भी शहर में इसलिए लगता है कि संसाधनों की कमी रहती है, संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं हुआ रहता है। आखिर चंडीगढ़ जैसे कितने प्लांट शहर हमारे देश में हैं। एक सर्वे के अनुसार किसी भी शहर के क्षेत्रफल का अगर 33% सड़कों को दे दिया जाए तो उस शहर के जाम से मुक्त रहने की संभावना बनी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कनॉट प्लेस का नाम बदल कर राजीव चौक कर दो, जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रस्तुत रचना में व्यंग्यकार संसाधनों की कमी के लिए जनता को दोषी दे रहे हैं और देश के कर्णधारकों को नहीं। आप लोगों को 90 के दशक में मैं लेकर चलता हूं। 90 के दशक की एक घटना है कि बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल की तरह चमका देंगे, और उसके बाद क्या हुआ, उस एक लाइन में पूरे बिहार की जनता 15 वर्षों तक खेलती रही, आनंद करती रही, और जो सड़कें हैं, जो सड़कों पर जो जाम की समस्या है, इससे जनता का इससे ध्यान भंग हुआ रहा। तो ये जो रचना है स्वेज नहर और अपना शहर, मध्य की पंक्तियों में इंदौर आदि शहर के बहाने जाम की समस्या और उसमें आनंद लेते भारतीय जनमानस पर चुटकी ली गई है। जो इस रचना की पहली पंक्ति, उसमें एक और मार्के की बात है कि चालक दल के 25 के 25 सदस्य भारतीय हैं। यानी भारत से दूर पनामा नहर के पास एक जहाज चल रही है और उसमें एक भी विदेशी व्यक्ति नहीं है, पूरे के पूरे भारतीय हैं। इस रचना को, इस पंक्ति को पढ़ते पढ़ते मुझे एक ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है वह याद आई कि भारत से ब्रेन ड्रेन जो है वह बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ब्रेन ड्रेन एक बहस का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन अच्छा नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। व्यंग के आखिरी पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि लोग जाम से शिकायत नहीं रखते, उसे छलकाकर एंजॉय करते हैं। लेखक के पास प्रभावशाली भाषा शैली तो है ही, शब्दों के प्रयोग की जादूगरी भी है। लेकिन इस व्यंग का उत्कर्ष इसके पहले पैराग्राफ में ही है। पत्रकारिता की भाषा में जिसे हम इंट्रो या लीड कहते हैं, व्यंग्यकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ उस पहली पंक्ति में ही दे दिया है। भारतीय जनमानस जो है, भारतीय जनमानस की मनोवृत्ति पर यह तीक्ष्ण व्यंग है, उत्कृष्ट रचना है। व्यंग्यकार को
हमारी ओर से बधाई और आदरणीय सैनी सर को आभार कि स्वेज नहर और अपना शहर इन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाया। जो दूसरी रचना थी उसमें भी संभावना है, लेकिन उसे कुछ विस्तार देने की आवश्यकता है तथा उसे रीराइट करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सैनी सर। धन्यवाद सुरजीत जी। मैं पहली रचना के जो लेखक हैं हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार, और दूसरी व्यंग रचना के लेखक हैं हम सबके मित्र सक्रिय शांतिलाल जैन। अद्भुत बात यह है कि जैसे पहली रचना है, तो पहली रचना में जो आज का लेखक उतावला है, उस प्रवृत्ति को मतलब उघाड़ा है कि किताब छप आएगा और पढ़ पाएगा, वो पीछे पड़ जाएगा कि भाई लिखा। लगभग यही प्रवृत्ति आज के समय में चल रही है। और दूसरी रचना स्वेज नहर के बहाने, मुझे ऐसा लगता है जब रचना आरंभ हुई थी तो मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि रचना अंतरराष्ट्रीय स्तर के पटल पे ले जाएगी, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या और उसके पीछे की राजनीति, उसके पीछे के परिदृश्य को लेकर आगे बढ़ेगी। किंतु रचना अभी पिछले समय भी एक रचना पे ऐसी बात होती कि रचना बहुत हाई लेवल से चालू होती है और एकदम नीचे गिर जाती है। तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि यह रचना अब वैसे पढ़ो ठीक है, क्योंकि जिसका उत्कर्ष बहुत ऊंचा होना चाहिए था, रचना का आरंभ जितना ऊंचा था उतना अंत भी ऊंचे की संभावना थी। और वो जो हम लेखक हैं वो उसको कमी महसूस करते हैं। मैं अब आज हमारे दूसरे वक्ता मेरठ से हैं, वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, कवि हैं। सैनी जी, और हाँ, अभी निर्मल जी दिख नहीं रहे हैं, तो आप दूसरे को बुला लें, जब वो आ जाएंगे तब उनको बुलाइए। अच्छा ठीक है। मैं अभी मैं आज हमारे बीच में टीकमगढ़ से रामस्वरूप दीक्षित जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, व्यंग्यकार हैं और एक अच्छे संगठक भी हैं। हमने उनको 2 रचनाएं दी थी। पहली रचना लोमड़ी की चालाकी का नया वर्जन और दूसरी रचना फरियादी हाजिर हो। मैं दीक्षित जी से आग्रह करता हूं कि इन 2 रचनाओं पे अपनी बातचीत करें। श्री दीक्षित जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए दीक्षित जी, ऑडियो। आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सैनी जी, आदरणीय तिवारी जी, शुक्ल जी, गुप्त जी, सभी साथी जो हमारे विद्यमान हैं, हमारे साथ हैं, सभी को नमस्कार। 2 रचनाएं सैनी जी ने दी थी। पहली रचना है जो प्रकाशित है किसी अखबार में, अखबार का नाम नहीं दिया हुआ है, लोमड़ी की चालाकी का लेटेस्ट वर्जन। ये संक्षिप्त आकार में संक्षिप्त रचना है और ये जो एक पुरानी परंपरागत कौवे और लोमड़ी की कथा है उस पर आधारित है और एक नए नजरिए से इस विषय को देखने की कोशिश की गई है कि आज लोमड़ी की चालाकी किस तरह से जो आधुनिक परिवेश है उसके अनुरूप ही लोमड़ी किस तरह की चालाकी से कौवे के साथ और ज्यादा छल करने जा रही है। तो विषय ठीक लिया गया है, क्योंकि व्यंग्य का मतलब यह है कि हम जो प्रवृत्तियां हमारी हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जिन प्रवृत्तियों में एक बदलाव देखने में आ रहा है, भले ही वो विषय परंपरागत हो, लेकिन उनमें कुछ नया बदलाव आ रहा है, तो उसको हम पकड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा भाषा को लेकर के बात करना चाहूँगा। जैसे पहले शुरुआत में ही है कि पानी पर चढ़ाना कहा गया है, पानी पर चढ़ाया, जबकि पानी पर नहीं चढ़ाया जाता है, चने के झाड़ पर चढ़ाने वाली कहावत हमारे यहाँ है। और इसमें व्यंग्य में जब हम एक गंभीर बात करते हैं व्यंग्य को लेकर के, जब हम व्यंग्य को एक गंभीर रचना बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी भाषा को लेके बहुत सजग और सतर्क रहने की जरूरत है मेरी समझ। और जब हम भाषा में, क्योंकि भाषा अगर बहुत लोगों के पास, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन केवल भाषा की दम पर आप व्यंग्य पैदा नहीं कर सकते हैं। व्यंग्य पैदा करने के लिए आपके पास विचार होना चाहिए, कथ्य होना चाहिए, और उस कथ्य का ईमानदारी से निर्वाह करने के लिए फिर भाषा की जरूरत होती है। और भाषा के जो कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी भाषा में कुछ नयापन आ जाए, तो नयापन इस रूप में तो स्वीकार्य है कि वो सहज रूप में हो। एक बहुत फ्लो में हम अपनी बात कहे जा रहे हैं और उसमें सहज में ही कोई नए शब्द जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर हम उसमें प्रयास पूर्वक ये कोशिश करें कि नए शब्द डालें या नए प्रतीक, जैसे कि तमाम तरह के प्रतीक है व्यंग्य की दृष्टि से, जैसे इसमें कहा गया है कि लोमड़ी आती है और उसी तरह से कौआ जो है गाने का आग्रह करती है, कौआ गाता है, फिर वो टुकड़ा गिरता है लोमड़ी के कौए के मुंह से और लोमड़ी उस टुकड़े को लेके चली जाती है। तो इसमें कहा गया है कि लोमड़ी विजय माल्या की तरह रफू चक्कर हो गई। ये विजय माल्या के भागने, लेकिन यहाँ जो प्रतीक है जहाँ हम लोमड़ी कौए की बात करते हैं, तो वह प्रतीक क्या विजय माल्या के प्रतीक से क्या बिल्कुल उसी तरह से तादात्म्य में स्थापित कर पा रहा है कि नहीं। जब हम प्रतीकों का इस्तेमाल करें व्यंग्य रचना में या किसी भी रचना में, तो उन प्रतीकों का ये जरूर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें एक तादात्म्य भी होना चाहिए। फिर इसमें एक कहा है कि कौआ जब उसकी रोटी चली जाती है तो वो नेहा कक्कड़ की तरह आंसू बहाने लगता है। और फिर आगे चल के कंगना रनौत का भी उल्लेख आया है कि कंगना रनौत की तरह आक्रामक हो गया है। तो ये जो प्रयोग है वो ऐसे लगता है जैसे जानबूझ के किए गए हों, मतलब बहुत सहज रूप में लेख में मर्ज नहीं हो पाते हैं। बहुत सहजता से जब पाठक इस लेख को पढ़ता है तो पाठक को ये अलग महसूस होने लगता है कि ये कुछ चमत्कार जैसा करने के लिए या नई तरह की उपमा देने के लिए ये प्रयोग किया। फिर इसमें है कि कौवे की जब रोटी चली जाती है तो फिर वो जो है अपना भड़ास और विरोध निकालता है। तो यहाँ भड़ास और विरोध एक ही चीज नहीं है। भड़ास एक अलग चीज है, अलग आशय है, और विरोध एक अलग चीज है। यहाँ दोनों को एक जैसा ही कहा गया है। और फिर वो कहते हैं कि वो लोमड़ी से कहता है कि आपने छल से रोटी के टुकड़े का हरण किया है। यहाँ अगर थोड़ा सा लेखक और इस चीज को, बहुत अच्छा बिंदु है, ये बहुत अच्छी बात भी कही है कि छल से रोटी का हरण करना बहुत अच्छा, मतलब लेखक ने बहुत अच्छी भाषा का यहाँ इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा बिंदु लिया है। यहीं पर ठहर के दो चार वाक्य और अगर ये एक आध पैराग्राफ इसी को लेकर के और अगर लेखक लिख देता कि किस तरह से हमारे देश में या समाज में इस तरह की व्यवस्था है कि रोटी के लिए कितने तरह के छल करना पड़ते हैं, या कि छली लोग किस तरह से छल करके प्रशंसा के छल में, भाषाई छल में लोगों से रोजी रोटी छीनी जा रही है, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छी रचना हो जाती है। चतुराई का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लोमड़ी ने कौवे का जो है सीधा, अभी तो
वो आता है, कौआ आता है यहाँ पर, और कौआ कहता है कि हम शिकायत करता है कि आपने छल से हमारी रोटी का टुकड़ा ले लिया। तो पहली बात तो ये बात भी थोड़ा सा सोचने की है कि लोमड़ी अगर इतनी चतुर है तो कौआ क्या उसी अनुपात में क्या मूर्ख होता जा रहा है कि फिर वो जाता है लोमड़ी के पास। फिर वो लोमड़ी जो है चतुराई का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, अच्छा शब्द है हालांकि इस्तेमाल किया है, और वो करती है, और उसके बाद फिर लोमड़ी उसकी तारीफ करती है, और अंत में ये होता है कि लोमड़ी कौवे को मार के खा जाती है उसके तो रोटी के साथ उसको सब्जी भी मिल जाती है। इस तरह का एक निष्कर्ष है। तो व्यंग्य का कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन भाषा का थोड़ा सा अगर भाषा पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता, और थोड़ा सा जो एक जिस तरह से छल छद्म में हमारे समाज में हो रहे हैं, उसका थोड़ा सा एक आध तरह अगर आप में अगर लेखक वर्णन करता तो और भी अच्छी रचना बन सकती थी। बहरहाल रचना अच्छी है, और मैं इसकी प्रशंसा करने जाऊंगा कि अच्छे बिंदु लिए गए हैं, अच्छा कंटेंट लिया गया है, और भाषा भी ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा ये अगर कोशिश की जाए कि भाषा में जो प्रयोग हो वो अलग से न दिखे, पैबंद जैसे उसमें न दिखे, अलग से प्रयास पूर्वक लाए हुए ना लगे, तो बहुत अच्छी बात है, उससे स्वाभाविकता बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रचनाकार को। दूसरी रचना है फरियादी हाजिर हो। इसका जो विषय है वो निश्चित रूप से ही जिस तरह की आमतौर पर शिकायत रहती है कि लोग सत्ता के खिलाफ नहीं लिखते, शासक के खिलाफ नहीं लिखते, उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए रचना लिखी गई है। काफी लंबी रचना है और साहसपूर्ण भी है। भाषा शुरुआत से ही बहुत अच्छी है। कातिल सिपाही दरबार में जोर से चिल्लाया, इसकी शुरुआत ही है। सिपाही दरबार में जोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर कातिल मुस्कुराया, क्योंकि राजा और उसके कानून पर उसे भरोसा था। ये जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, उस पर बहुत अच्छा तंज है। आगे भी बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एक रूपक रचा गया है जिसमें राजा है, दरबारी है, और वहां पर एक जो पीड़ित जनता का प्रतिनिधि है, उसको अपन जनता मान ले, वो एक गुहार लगाने वाला एक फरियादी आता है, और वो अपने रोटी के लिए, आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए फरियाद करता है। उसको लेके एक रूपक गढ़ा गया है ये। यद्यपि यह रूपक बाद में चल के थोड़ा सा एक कहना चाहिए एक अपने मुद्दे से हट जाता है, क्योंकि उसको जिस तरह का रूपक का ये मतलब है कि जब हम रूपक लेते हैं तो पाठक उससे एक तादात्म्य स्थापित करता है, और हम जिसको जो हमारा रूपक इस पर केंद्रित है, जहां इंगित हम कर रहे हैं, उस विषय का वहां तक लगातार एक निर्वाह होते रहना चाहिए। हालांकि इसकी भाषा बहुत अच्छी है। कातिल सम्मान के पद पर अत्यधिक सम्मान के साथ विराजमान था और फरियादी को लटकाने की तैयारी चल रही है। ये व्यवस्था पर बहुत अच्छी चुटकी है। कातिल की जगह फरियादी को लटकाकर ही कानून का आदर किया जाता था। इस तरह के कई अच्छे इसमें तंज हैं। उनका मुख्य काम तो वो कहते हैं कि 8-10 पत्रकारों को राजा ने अपनी दाढ़ी में जो तिनका लगा रहता है, उसको तिनकों को निकलवाने के लिए अपने दरबार में कुछ 8-10 पत्रकार रख छोड़े थे। उनका मुख्य काम तो राजा की दाढ़ी के तिनके निकालना ही था, लेकिन पार्ट टाइम में भी पत्रकारिता भी कर लिया करते थे। ये बहुत बड़ी विसंगति है। जो विसंगति हम आप देख रहे हैं पत्रकारिता की, एक चौथे स्तंभ की जो एक विसंगति है, उसको दीक्षित जी, दीक्षित जी, आज चौथे जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, कैमरा ऑन कर दीजिए। तो सर ऑन था, सर ऑन था, ऑन है सर, ऑन है, ऑन। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हाँ हो सकता है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
तो आज हमारा चौथा स्तंभ जो भूमिका निभा रहा है सबके सामने है, उस भूमिका पर बहुत अच्छा तरह किया गया है कि मुख्य काम तो उनका एक दरबार में जाके राजा की दाढ़ी के तिनके निकालना है और पार्ट टाइम में पत्रकारिता करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति संकेत में बहुत अच्छी स्थिति व्यक्त की गई है। और ये कहते हैं कि फरियादी जो होते हैं वे राजा के लिए खतरनाक होते हैं, ऐसा व्यवस्था मानती है। व्यवस्था हमारी इस तरह का मान रही है कि जो फरियाद करता है वो राजा के लिए खतरनाक है। सो उन्होंने ताजे कानून के अनुसार फरियाद करने को गैर कानूनी बना दिया गया है। आपकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी क्योंकि फरियाद राजा के खिलाफ जाती है। इस तरह की धारणा, जिस तरह की एक आज कहा जा रहा है या महसूस किया जा रहा है कि एक डिक्टेटरशिप, एक अघोषित तानाशाही, एक या लोकतांत्रिक तानाशाही, लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही जिस तरह से एक हावी हो रही है समाज में, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया कि फरियादी हाजिर हो गया और पत्रकार उसे दोषी सिद्ध करने के लिए टूट पड़े। ये यहाँ पर एक दृश्य आता है कि अपन देख रहे हैं कि टीवी पर होने वाली जिरह में क्या होता है। राजा के दरबार में वकील नहीं थे क्योंकि सारे काम पत्रकार और लेखक ही कर दिया करते थे। बहुत करारा तंज है इसमें कि आज हमारे लेखकों की क्या स्थिति है, बुद्धिजीवी वर्ग की क्या स्थिति है, पत्रकारों की क्या स्थिति है, इस पर बहुत एक करारा तंज है। फिर क्या है कि वो कहते हैं कि फरियादी पूछा जाता है कि आपकी समस्या क्या है, तो वो कहता है कि मुझे रोटी और इज्जत चाहिए। ये जनता की स्थिति है इसमें कि जनता को रोटी चाहिए और जनता को एक सम्मान से रहने का हक चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसको लेकर के फिर पत्रकार लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखिए ये तो गद्दार है, ये तो रोटी की मांग कर रहा है और इसको तो ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। ये पत्रकार कह रहे हैं। यहाँ गौर करने की बात है, जो लेखक ने बड़ा संकेत किया है, ये जो निर्णय है ये हमारे पत्रकार ले रहे हैं, सत्ता नहीं कह रही है। सत्ता ने जिनको पाल रखा है या सत्ता पोषित जो सारे पत्रकार ने, लेकिन सत्ता पोषित जो मीडिया है वो किस तरह से सरकार की तरफदारी करके और आम आदमी को अपने हकों से, जो हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को किस तरह से हतोत्साहित करते हैं, ये इसमें एक दृश्य जो है दिखाया गया है। भाषा निश्चित रूप से लेख की बहुत अच्छी भाषा है। जब ये कहता है, फरियादी कहता है कि मुझे भय और भूख से आज़ादी चाहिए, गुंडे से आज़ादी चाहिए, तो फिर वो कहते हैं करे ये तो देखिए तो आज़ादी की बात कर रहे हैं। और फिर वो एक आश्रम का एक रूपक गढ़ते हैं कि जिस उनका जो संकेत है वो जेएनयू की तरफ है कि जेएनयू जैसे आश्रम से इस तरह के लोग निकलते हैं। अच्छा विषय बहुत अच्छा लिया गया है और एक जगह है बहुत अच्छा वाक्य आया है, भूख का आंकड़ा केवल पेट के पास होता है। बहुत ही बेहतरीन वाक्य है, बहुत अच्छी भाषा है लेख की। लेकिन लेख को यहाँ पर मतलब उसकी हम कमी कहें या थोड़ा सा जो लेख का सांगठनिक ढांचा है वो उसके अनावश्यक विस्तार की वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। बहुत अच्छा लेख बन सकता था, लेकिन व्यंग्य की में मेरी समझ से जो व्यंग्य लेखन इतना कठिन काम है, तो उसको अगर बहुत केंद्रीभूत आप करते हैं, केंद्रीकृत एक विचार पर केंद्रित करते हैं, तो उसमें आप बहुत ज्यादा आपको विस्तार की गुंजाइश रहती नहीं है। और अगर आप विस्तार करते भी हैं तो उसको अंत तक साधे रखना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है। और अंत में क्या होता है कि बहुत बार जैसा कि देखा गया है, जैसा कि अभी दुबे जी ने अभी जिस रचना पर बात कही, अंत में यही होता है कि हम विस्तार के चक्कर में और रचना हमारे हाथ से धीरे 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 छूटने लगती है और हमें पता ही नहीं लगता है। वो जैसे रेत में मुट्ठी से रेत जैसे सरकने लगती है, उसी तरह से रचना की जो संगठन शक्ति है
वो हमारी मुट्ठी से धीरे धीरे फिसलने लगती है। इस रचना में भी यह हल्का सा दोष दिखाई देता है कि जब वो बहुत विस्तार करते हैं, और कई बार जब विस्तार करते हैं तो बहुत सी बातें फिर पुनरावृत्ति भी होती हैं, और व्यंग्य में पुनरावृत्ति की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो बहुत संगठित व्यंग्य रचना है उसमें ना तो आप एक शब्द जोड़ सकते हैं और ना उससे एक भी शब्द या वाक्य आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक वाक्य निकाल देंगे तो सारी रचना टूट जाएगी। एक वाक्य अगर आप उसमें अलग से जिसको कहेंगे जबरदस्ती अगर ठूंसने की कोशिश करेंगे तो रचना का तना माना जो है टूट जाएगा। तो व्यंग्य कितना ही विषय कितना ही अच्छा हो, भाषा हमारे पास कितनी ही अच्छी हो, तो उसके साथ ही इतना ही ये कौशल भी हमारे लिए जरूरी है विषय और भाषा के साथ ही, कि हम उसके निर्वाह करने के लिए उसको बहुत संगठित करने की कोशिश करें। अंत में जाते जाते ये रचना थोड़ा सा कई चीजों की पुनरावृत्ति करती है, और पुनरावृत्ति के बाद फिर अंत में जो रानी का और राजकुमार का ब्रिटेन में पढ़ने वाला रूपक है, ये थोड़ा सा वहां से लगता है जैसे कि उस एक जो रूपक पाठक के सामने जो आता है, पाठक जिस रूपक से एक तारात्म्य स्थापित करता है वो विखंडित सा होने लगता है। वो रचना से प्रारंभिक उस रूपक से तालमेल उसको महसूस नहीं होता है, और अनावश्यक विस्तार से रचना थोड़ी सी हल्की सी कमजोर पड़ जाती है। अगर ये नहीं होता तो रचना निश्चित रूप से कथ्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीक्षित जी। आपने दोनों रचनाओं पर बहुत विस्तार से और बहुत छोटी छोटी महीन जो बुनाई में गड़बड़ियां आई हैं रचना में, उस पर अच्छा संकेत दिया है। और मैं पहली रचना के जो रचनाकार हैं लोमड़ी, इसके लेखक के अलंकार रस्तोगी, और दूसरी रचना के रचनाकार हैं शशिकांत शशि। अब मैं हमारे समूह के ही श्री अनूप शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि अनूप शुक्ल जी रचनाओं पे बात करें। उन्हें रचना दी गई है पुलिस का पावर और कब्रिस्तान में संक्रमित प्रेमी युगल। मैं अनूप शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि वे रचना पे बातचीत करें। नमस्ते, हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। सभी को फिर से नमस्कार। हमारे पास जो दो रचनाएं आई थी, वो एक थी कब्रिस्तान में संक्रमित प्रेमी युगल और पुलिस का पावर वाली बात है। तो कब्रिस्तान में संक्रमित प्रेमी युगल में आज की जो समस्याएं हैं, कोरोना के समय में समाज में अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को सामान नहीं मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अव्यवस्थाएं हैं, आपाधापी है और करप्शन भी है, कालाबाजारी है, उसका जिक्र किया गया है। और उसका ताना बाना दो प्रेमियों के माध्यम से बुना गया है, जो कि जैसा प्रेमी मरने के बाद कहते हैं कि सफलतापूर्वक मरने के बाद वो लोग मिलते हैं। तो उसमें दोनों प्रेमी जिस तरह से मरे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिला। जैसे प्रेमी ने कहा कि सबसे पहले तो सरकार का आभार कि उसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, वरना हमारे अपने तो हमें मरने ही नहीं दे रहे थे। तो जो आज की समस्याएं हैं, सरकार का कंट्रोल नहीं है और वो समस्याएं हैं। और फिर उसने बताया कि जब कोई बीमार होता है तो लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ते हैं। तो तुम्हारा भाई कैसा तो ऑक्सीजन के लिए दौड़ भाग कर रहा था, लोगों से मिन्नतें कर रहा था। भला उस दुकानदार का जिसने ऑक्सीजन होने के बाद भी कह दिया कि नहीं है, और वह समझ गया था कि इससे उतना पैसा ना मिलेगा जिससे दूसरे सेठ लोग दे देंगे। मतलब इशारे से बताया गया है कि उसके पास पैसा सामान था, लेकिन
वो क्योंकि उसको लगा कि ये पैसा नहीं दे पाएंगे, कालाबाजारी नहीं हो पाएगी, नहीं दिया और वो मर गया। ऐसे ही लड़की ने भी बताया कि जो है तुम्हारी बहन ने जी तोड़ कोशिश की, तुम मर ना पाओ, लेकिन जब व्यवस्था ही मारने पर आमादा हो तो भला कौन बच सकता है। मेरा भाई ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाया और तुम्हारी बहन तो बिस्तर जैसी तुच्छ चीज भी नहीं उठा पाई। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और वो जो है बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। फिर आगे चाचा भी उनके कोशिश करते हैं, हेल्पलाइनें काम नहीं करती हैं। सब तरह के नकारात्मक जो प्रभाव है उनके जरिए, उनके कारण दोनों प्रेमी और प्रेमिका मर जाते हैं और उसके बाद मरने के बाद जो है वो लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो कुल मिला के समाज में जो भी समस्याएं हैं, खासतौर से कोरोना समय में, इस पे बातचीत की गई है और एक तरह से व्यवस्थाओं पे चोट है और उस लिहाज से तो सफल है कि सभी समस्याएं एक साथ करके चीजें जो है उस पर बात हुई है और उन पे नजर रखी गई है। लेकिन दूसरी बात यह है, इस तरह से रचना एक बार पढ़ी जाए बहुत प्रभाव डालती है, लेकिन आप दूसरी बात देखें कि ये रचना लंबे समय तक कैसे याद की जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका जिनको जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, वो मरने को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह से लंबे दूर, अगर चूंकि ये लिमिटेशन भी है कि एक छोटी रचना में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी रचना का है। आनंद देने के बावजूद भी ये किन मूल्यों की स्थापना कर रही है। हुआ ये है कि प्रेमी और प्रेमिका मर गए हैं और मजा कोई तीसरा ले रहा है। एक तरह से देखा जाए कि जो लेखक है वो लेखक की ये बहुत जिसे कहते हैं चाकू की नोक जैसा मामला है। एक तरह से ये भी देखा जाएगा कि लेखक अब संवेदनहीन रूप में है और उस संवेदनहीनता में उनके मरने का वो सफलता मान रहा है। जो समाज की विफलता है, सबकी विफलता है, उसमें प्रेमी और प्रेमिका मर जाने को अपनी सफलता मान रहे हैं। लेखक भी उसी को आगे बढ़ा रहा है। इस लिहाज से ये संरचना एक तरह से सार्थक मूल्यों की संरचना नहीं करती है, एक संवेदनशीलता बताती है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो जिंदगी देता है, प्रेम मरने के लिए नहीं होता है। कविताओं का लेकिन प्रेम जीने की आशा पैदा करता है, जिजीविषा पैदा करता है। और उसके बाद प्रेमी प्रेमिका मरने के बाद जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक तरह से बावजूद तमाम अव्यवस्थाओं के सफल चित्रण के बावजूद ये जिंदगी का मखौल उड़ाती रचना लगती है। हालांकि ये बहुत दूर तक देखने वाली बात है, तब देखने वाली बात है, लेकिन ये रचना की कमजोरी लगती है। बाकी एक बार पढ़ी जाने वाली रचना है, बहुत अच्छी रचना है, सारी अव्यवस्थाओं को समेटा गया है और अच्छी बात है। और शायद जिस भी अखबार में छपी है, कब्रिस्तान लिखा है, ये उर्दू का शब्द है, अगर उर्दू में लिखा जाए तो भले ठीक लगा जाए, लेकिन मुझे लगता है तो ये शीर्षक वाली बात है, शीर्षक भी थोड़ा लंबा टाइप का हो गया है, ये है। और जो दूसरी रचना बताया गया मुझे पुलिस की पावर, ये छोटी रचना है, तो तमाम रचनाओं की तरह ये भी एक रचना लिखी गई है। इसमें एक बार पढ़ी जाने वाली रचना है, लेकिन जिसे कहते हैं प्रेम, पुलिस, पॉलिटिशियन, जिस तरह से पुलिस काम करती है और जो है पुलिस जो है पैसे वालों का समर्थन करती है, जो पावर में होते हैं उनका समर्थन करती है, और अगर जब दोनों लोग साधारण जनता होते हैं तो पैसे के हिसाब से करती है। तो इसका पुलिस का चरित्र चित्रण किया गया है, क्योंकि ये चीजें एक तरह से हम लोग इनको पढ़ने के इतने आदी हो गए हैं, तो एक सपाट सी रचना टाइप की लगती है। और बाद में जब ये जहां तक खत्म हो गया है कि फरियादी और अपराधी दोनों आदमी हैं, तो पुलिस आर्थिक पक्ष वाले को तरजीह देती है वर्तमान प्रकरण में। अब इसके बाद जो है बाकी चीजें जो जोड़ी गई है वो फुटनोट है, मुझे लगता है कि शब्द सीमा पूरी नहीं हो रही होगी, तो वो चीजें जोड़ी गई हैं।
जिसमें ऐसा लगता है कि जो है जैसे कि अपनी पूरी जिंदगी का भी तुमने भी मतलब जो है पुलिस अगर जिसको पकड़ती है तो बहाना बना लेती है, वो उस पर नजर बताई गई है। उस लिहाज से एक जो आम रचनाओं की तरह है और उस तरह की रचना है। बाकी मेरे ऐसे विचार हैं कि आखिरी का पैराग्राफ लगता जबरदस्ती खींचा गया है, और जो जो ये है पुलिस के सिद्धांत है बताया गया है, जिस तरह से पुलिस हमारी काम करती है, उस लिहाज से कि हमेशा आरोपी को पकड़ना ही पड़ता है। और एक पंच कुछ अच्छे हैं कि सरकार से हमें पैसा मिलता है इसलिए हम सरकार के ही फेवर में काम करते हैं, इस तरह की जो बातें कही हैं वो अच्छी बातें हैं, और ये मेरे इस पे विचार है। धन्यवाद जी, धन्यवाद अनूप जी। सनी जी। धन्यवाद अनूप जी। आपने दोनों रचनाओं पर जो उसके एंगल है उस पर एक महत्वपूर्ण बात की, खासकर पहली रचनाओं का जो एंगल है वही गलत है। मतलब व्यंग में संवेदनाहीनता की संभावना की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि हम जीवन के सरोकारों से, उनकी प्रवृत्तियों से, उनके जो असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, विडम्बना है, उनकी बात करते हैं। तो वहां पे संवेदनहीन की जगह नहीं है। और दूसरी जगह पुलिस के पावर पर भी आपने बात की। अब मैं पहली रचना के जो लेखक थे, पुलिस का पावर के रचनाकार थे डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, और कब्रिस्तान में संक्रमित प्रेमी युगल उसके रचनाकार थे अख्तर अली। अब मैं इस गोष्ठी के चौथे वक्ता निर्मल गुप्त जी से आग्रह करता हूं कि वो बात करें। निर्मल गुप्त जी व्यंगकार हैं, कवि हैं, वो मेरठ में रहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उन्हें जो रचना दी गई हैं, पहली रचना भैया जी की चोट और दूसरी रचना मुर्गा मीटिंग और भैया जी की हार, मैं गुप्त जी से आग्रह करता हूँ इन रचनाओं पर अपनी बात रखें। गुप्त जी, अपना माइक ऑन कीजिए निर्मल भाई। अभी ऑन हुआ नहीं ऑडियो। नहीं, ये आप अपने पिक्चर को छुएंगे ना तो नीचे लेफ्ट साइड में आएगा ऑडियो वाला, तो वो ऑन क्यों नहीं हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा है। मोबाइल पर हैं आप तो मोबाइल पे वो जब आप पिक्चर बीच में आता है। ठीक है, हो गया, ऑन हो गया सर। हाँ हाँ, हो गया, ऑन हो गया। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो ये दोनों मयंक मुझे पढ़ने के लिए दिए गए हैं, दोनों ही इत्तेफाक से भैया जी के बारे में है। तो मैं मेरठ में रहता हूँ और ये भैया जी को खूब समझता हूँ। भैया जी कौन होते हैं? भैया जी वो होते हैं जो सफेद रंग की कोई कमीज और पैंट पहन के, गले में आधा किलो की चेन लटका के और रंगबाजी करते हुए इधर से उधर घुमा करते हैं। और वो ठेकेदार भी होते हैं, थोड़े बहुत नेता भी होते हैं, थोड़े बहुत बदमाश भी होते हैं, थोड़े बहुत समाज सेवक भी होते हैं, थोड़े बहुत लेखक भी होते हैं, थोड़े बहुत कवि भी होते हैं, और वास्तव में कुछ नहीं होते। तो ये भैया जी की चोट वाली जो ये वाला जो व्यंग है, इस पे मुझे शक ये हो रहा है कि ये पूरा व्यंग नहीं है, ये कहीं से कतर के लगा दिया गया व्यंग है, या इसमें से कुछ हिस्सा काट दिया गया है। क्योंकि इसमें वो क्या कहें, वो मेनका कहाँ से आ गई और वो कौन है और भैया जी क्यों लेटे हुए हैं, और इसको मेरठ से आई एक औरत उसे देखने आई है, तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी उनके प्रकाशनाधीन उपन्यास का हिस्सा हो या किसी किस्से का, पर बहरहाल ये बहुत ही अधूरा सा कोई व्यंग है भैया जी की चोट खास तौर से। पर भैया जी का ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, इसने लिखना ठीक शुरू किया था, पर आगे चलकर ये पटरी से उतर गया मेरे ख्याल से। वो अपनी बात को उस तरह से नहीं कह पाया। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात मुझे अब याद आ रही है, इसको इस तरह से हम कह ले कि ये दोनों ही व्यंग जो मुझे पढ़ने के लिए दिए गए, मुर्गा मुल्ला मीटिंग भी और ये भी, ये दोनों ही छोटे व्यंग हैं,
तो व्यंग अब धीरे धीरे यदि आप ध्यान से देखें तो एक जमाने में सुधीर दर और इन लोगों के जो पॉकेट कार्टून्स होते थे ये उनके नजदीक जा रहा है धीरे धीरे करके। और पर ये जो कम शब्दों में व्यंग लिखे जाते हैं उसके लिए एक अलग किस्म की युक्ति की जरूरत पड़ती है। वो इस तरह के व्यंग में वृतांत से काम नहीं चलता, जैसे कि भैया जी की चोट में उन्होंने वृतांत से काम चलाने की कोशिश करी है। अब 400 450 शब्दों में आप कैसे वृतांत लिखोगे, वो भैया जी का कैरेक्टर कैसे उभर के आएगा और कैसे वो अपनी बात कह पाएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। और ये जो दूसरा वाला मुर्गा वाला ये कैश और काइंड का सीधा सीधा मामला है, तो बिल्कुल सपाट बयान है कि कैश, भाई बहुत सी जगह ऐसा होता है रिश्वत में कैश नहीं चलता, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बतौर काइंड दे दी जाती हैं। मान लीजिए आप किसी को बतौर रिश्वत 500 रुपए नहीं दे सकते, तो उस 500 रुपए के बदले आप कोई और चीज उसे जो उसके पसंद की हो उसे ले जाकर दे देते हैं। तो कैश कहीं जहां कैश काम नहीं करता वहां पर काइंड काम करता है। और कभी कभी इस कैश और काइंड की उसमें उहापोह में वो हो जाता है कि वो वोट का टाइम निकल जाता है और वो लोग खाते पीते और मटर उस पैसे को लेकर मटर गश्ती करते रह जाते हैं। तो ये जो दूसरा वाला व्यंग है भैया मुर्गा वाला, ये बढ़िया व्यंग है, पर इसके अंदर जिस मजबूत भाषा की जरूरत थी वो भाषा इस लिखने वाले के पास नहीं है। और मैं फिर यहाँ पे एक बात अपने साथियों से कहूंगा कि हम लोग जो भी व्यंग में काम करते हैं, यदि कविता की भी थोड़ी सी समझ अपने अंदर पैदा करें तो हमारे व्यंग काफी तीखे और हो सकते हैं और कम शब्दों में अपनी बात हम कह सकते हैं। और पर इसके बावजूद ये कहना या बार बार ये एक्सक्यूज देना कि मैं इसलिए अच्छा नहीं लिख पाया क्योंकि शब्द सीमा इतनी थी, तो किसी डॉक्टर ने कहा तो था ही नहीं कि आप इसके लिए लिखे ना लिखे। भाई बात नहीं बनती तो जाने देना, क्यों किसी ने कोई आपको जबरदस्ती बाध्य थोड़ी किया था कि आप लिखेंगे। इसमें दूसरा व्यंग मुर्गा वाला बहुत अच्छा है, पर उनके पास जो भी इसके लेखक है उनके पास अभी भाषा की थोड़ा सा वो तीखापन जो होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। और वो इसलिए वो कैश और काइंड की बात करते करते बहुत सपाट तौर पर बात कह गए। और ये भैया जी के चोट तो खैर मैं सिरे से समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो क्यों ढके बैठे थे, क्यों इतनी दूर लोग देखने गए थे, फिर उसने बगल के कमरे में जाके क्यों टिफिन में से निकाल के खाना खाया, ना भी खाता तो क्या फर्क पड़ रहा था वो, भाई कुछ बात समझ में नहीं। अच्छा फिर वो भैया जी के पास गया ही क्यों था, कुछ बात नहीं समझ में आई। तो मेरे अच्छा हाँ, इसमें यहाँ पे एक सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा। जैसे हम लोगों को आपने 8 व्यंग दिए, यदि ये 8 के 8 हमें भी पढ़ने के लिए भेज देते, यदि 2 के अलावा 6 और भेज देते तो हम भी पढ़ लेते। और जब वो उस पर बात होती तो हम बात उनकी जो अनूप जी कह रहे थे या टीकमगढ़ वाले वो दीक्षित जी कह रहे थे, तब हमें बात उनकी ज्यादा समझ में आती कि वो क्या किस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो व्यंग हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो अगली बार से यदि आप लोग ऐसा करें, कभी हमें बुलाएं, तो जो भी व्यंग उस दिन की मीटिंग में रखे जाने वाले हों वो कम से कम 1 हफ्ता पहले यदि हमें वो उपलब्ध करा दें तो बात को आराम से और डिटेल में खूब किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है। ऐसा मेरी एक सुझाव और है कि कुछ अप्रकाशित रचनाओं पर भी बात करें। हम जब यंग थे तो हम लोगों की एक संस्था थी, हम लोग करते क्या थे, उस पर शर्त यही थी, हृदय जी भी आते थे कि हम उसमें अप्रकाशित रचनाओं की बात करते थे। अप्रकाशित रचना में बात करने से लाभ ये होता था कि उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग उसमें सुझाव देते थे, हम उस सुझाव को इनकॉर्पोरेट करने की स्थिति में होते थे। यदि छप चुकी है रचना, अब क्या करें, उसका सुझाव सही है पर करें क्या। तो ये छोटी सी बात थी। और ये जो एक व्यंग मुर्गा वाला अच्छा है, ये भैया जी की चोट मेरी समझ से बाहर है। थैंक यू। सनी जी आपकी आवाज बंद हो गई है, अपना माइक ऑन करिए। हाँ धन्यवाद गुप्ता जी, आपने
दोनों रचनाओं पे अपनी बात रखी और एक महत्वपूर्ण बात भी रखी कि व्यंग में व्यंगकार को कविता की भी समझ होना चाहिए, जिससे कि वो सीमित शब्दों में अपनी बात कर सके। एक महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ व्यंगकार हैं ही न रहें, वो दूसरी विधा को भी हमें पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए उस पर। एक इस दूसरी रचना जो मुर्गा वाली थी उसमें कई बातें थी, मतलब बहुत अच्छी रचना लगी मुझे, किंतु क्या है कि सीमित संख्या की वजह से कभी कभी असमय रचना बीमार पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। उसमें एक बात थी, मतलब एक बुजुर्गों की उपेक्षा जैसी वाली बात थी, और एक मुर्गा कहता है, जो बुजुर्ग मुर्गा कहता है, हम थे तो तुम थे, खैर मनाओ कि आमलेट नहीं हुए, पूरे मुर्गा होकर घूम रहे हो। बच्चे अद्भुत मतलब वाक है ये कि ये बुजुर्ग के जो बुजुर्ग की लोग उपेक्षा करते हैं कि, तो क्या बढ़िया ढंग से बोला कि हम थे तो तुम हो, खैर मनाओ कि आमलेट नहीं बने। तो ये बात वाइल्ड एग बिताते तो मतलब अद्भुत बात है। और एक बात और गुप्ती जी जो कह रहे थे, मतलब हम पूरा व्यंग पर केंद्रित, तो व्यंग में आज समय पे क्या लिखा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या मतलब आज देखिए हर बार हम गोष्ठी करते हैं और इस गोष्ठी में हर बार एक सवाल उठता है कि व्यंग सीमित संख्या के वजह से उभर नहीं पाया, और क्योंकि अखबार की अपनी समय सीमा है और हम अखबार में छपना ही चाहते हैं, हम उसका लोग संवरण नहीं कर पाते हैं। अन्यथा अगर आप बड़ी रचना देंगे, अभी हमारे एक मित्र हमसे वरिष्ठ व्यंगकार, उन्होंने एक अखबार में रचना भेजी, वो रचना छपी, जब पढ़ी तो उन्हें संपादक को खींच दिया, मैं आपको बताऊं नाम, और कि भाई आप उसको बहुत सी चीजों में पर कतर दिए थे, किंतु बोल दिया कि नहीं, आप मेरी रचनाओं पर कोई भी शब्द ना अलग कर सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। तो ये तेवर होना चाहिए, जब तेवर होंगे, किंतु हम तो मतलब चरणों पे पड़े जाते हैं ना। बात ये है, जब आप तेवर पैदा करेंगे लेखक का, व्यंगकार तो तेवर तीखा मानते हैं, कुछ जहाँ छपने की बात होती है, जब व्यक्तिगत बात होती है, वहां पे हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। और जब कहीं ना कहीं भाई आप बोल दे भाई मेरा 500 शब्द का व्यंग है, आपको पूरा छापना है, नहीं छापो वापिस कर दो, सीधी सी बात है। मेरा 700 में का है, छापो नहीं छापो वापिस कर दो। तो ये होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका भी नुकसान हो रहा है, मतलब लेखक का भी नुकसान हो रहा है और व्यंग का भी नुकसान हो रहा है, यह मैं मानता हूं। आज हमारे आज के जो जिनकी रचना पर निर्मल गुप्त जी ने जो बात की, मैं पहली रचना के लेखक थे, जो पहली रचना थी भैया जी की चोट, उसके लेखक थे हरीश नवल, और दूसरी रचना मुर्गा मीटिंग और भैया जी की हार के लेखक थे ललित उपमन्यु। अब आप देखिए कि गुप्त जी ने क्या टिप्पणी की ललित वो क्या कहते हैं कि हरीश नवल जी की रचनाओं पर, ऐसे एक बड़े लेखक की रचनाओं पर, क्योंकि नाम नहीं था। अगर नाम रहने पर लेखक का कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से कि मैं उनसे बिगाड़ नहीं चाहता है वाली बात हो जाती है। प्रेमचंद के है बिगाड़ से हम झूठ बोलेंगे, ऐसी बात हो जाती है, तो इसलिए नाम हम कर देते हैं। और दूसरी बात और है कि हम प्रकाशित रचना ही क्यों लेते हैं, उसके पीछे हमारा एक कारण है, हमारी सोच है। हो सकता है कि हम पूरी तरह वो ना हो कि जो आज लिखा जा रहा है उस पर बात हो जाए। अगर हम जो नए लोगों के लिए है या जो समूह में है वो प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं पर बात करें तो बेहतर हो सकती है, किंतु अब हम आज के हरीश नवल को लिखना सिखाएंगे क्या?
या ऐसे दूसरे बड़े लेखक है उनके वो मतलब साहस कर सकते हैं कि अपनी अप्रकाशित रचना देख के हमसे सुधरवाएं? नहीं, संभव नहीं है। और होने भी जाए, इतने वरिष्ठ हैं, मतलब लिखते हुए इतने हो गए। तो हमारा उद्देश्य है कि इतने उम्र के लिखने के बाद भी कैसा लिख रहे हैं। दीक्षित जी ने भाषा पे बड़ा अच्छी बात कही थी कि इतने वरिष्ठ लोग हैं, इतने साल लिखते हुए फिर भी भाषाओं में चूक हो रही है। तो ये सब चीजें हैं। तो यही उद्देश्य हमारा है कि ये प्रकाशित रचना है, जनता की रचना हो गई है और उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और अब मैं हमारे साथी मधु आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि इन रचनाओं पर जो भी सुना उस पर अपनी बात रखें। मधु आचार्य जी। नहीं है सर। नहीं है। राजशेखर चौबे जी, जो भी सुना। चौबे जी, जो बातचीत हुई उस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, अपना माइक ऑन करके राजशेखर जी। शायद सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए। चलिए मैं एक दो लाइन बोलता हूँ, फिर उसके बाद तब तक कोई और आ जाएगा। हाँ, ठीक 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 जी। तो मित्रों नमस्कार। जो रचनाओं का चयन और चयन के बाद उन रचनाओं पर जो बातचीत हुई वो बहुत लाजवाब है, और मुझे लगता है कि ये हम लोगों का जो प्रयास है, मुझे खुद इससे बड़ी संतुष्टि होती है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि धीरे धीरे हम अपने आप को इसमें और परफेक्शन की ओर और बेहतर करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, बेहतर करने की दिशा में अग्रसर हैं। अभिजीत दुबे जी, रामस्वरूप दीक्षित जी और अनुशुल जी और चारों वक्ताओं ने जिस तरीके से रचनाओं की बात की, इतना लाजवाब था। जैसे पहली ही मैं बात करूं कि जैसे हमारे अभिजीत दुबे जी ने जो कहा कि दो रचनाएं थी और दोनों रचनाओं पर उनका जो आकलन। अपना माइक ऑफ कर दीजिए एक बार सैनी जी। तो हाँ, तो जो आकलन था और रचना को कितनी बारीकी से पढ़ने की बात थी, या जैसे अनूप शुक्ल ने बात की कि एक बार रचना पढ़े तो अच्छी लगी और दूसरी बार जब उसको पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर इन्होंने जो बात निकाली कि ये रचना हमको देती क्या है, और रचना सार्थक मूल्यों की स्थापना नहीं करती। अगर इस तरीके की हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज है जो मिस हो रही है। छपने छपाने के ओहापोह में वो चीज निकल जाएगी। तो बहुत सुंदर, और इतना सुंदर कि मतलब इन्होंने जो बात की, प्रेमी प्रेमिका जिनके लिए संघर्ष करना था वो मरने को अपनी उपलब्धि समझने लगे। कितनी बेहतरीन बात है। मतलब कभी कभी अनूप शुक्ल जी चौंका देते हैं, तो इन्होंने चौंकाया उस रचना का आकलन करके कि किस तरीके की। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये संघर्ष है और आपने विसंगति को दिखाई, उस विसंगति की ओर ठीक है, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है वो कितना खतरनाक पहलू है कि आप मरने को, लेखक की जिजीविषा, आप कलम उठाए हो तो जीवन की बात करोगे, जीवन संघर्षों की बात करो। तो बहुत बेहतरीन आकलन हुआ। उसी तरीके से जैसे स्वेज नहर और अपना शहर की बात करते हुए अभिजीत दुबे जी ने की, या जैसे रामस्वरूप दीक्षित जी ने की कि जो रचना दी गई थी फरियादी हाजिर हो, और उसके अलावा जो उसके पहले वाली जो रचना थी, दोनों रचनाओं पर मतलब इस तरीके के इस माह के व्यंग्य का जो हमारा ये प्रयोग है, उसमें हम लोगों को निरंतर कुछ नया, और हम लोगों को जब मैं कह रहा हूं तो जितने लोग शामिल हैं, और हम लोग जानबूझ के इस तरीके के आयोजन को रिकॉर्ड करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किसको कब कहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम एक जगह इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, करते जाते हैं कि अगर किसी को मतलब कल को अनूप शुक्ल को मौका नहीं रहेगा, ये इस चीज को वो पोस्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन इन्होंने बोला, हमने उसको चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। अब वो बात कभी भी, वो 50 साल भी रहेगी तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो मौजूद है, और किसी को सुनना होगा तो रचना का आकलन, रचना को पढ़ें किस एंगल से,
शायद लेखक को भी लगेगा, अख्तर अली जो रचनाकार हैं, उनको भी लगेगा कि अरे इतना ब्लंडर हो गया। छपने के चमक में, उस चमक-दमक में सरोकार कैसे निकल गया? ये देखिए कितनी, और इसमें कहीं वैचारिक आग्रह, दुराग्रह या पूर्वाग्रह नहीं है। ये केवल एक लेखक का जो मूल सरोकार है कि आपको जीवन की जिजीविषा के लिए लड़ना था साहब, और आप भटक के चले गए कहाँ? आप मृत्यु को उपलब्धि की तरह दिखा रहे हो। विसंगति को दिखा रहे हो समाज की, शासन की, व्यवस्था की, वहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जीवन को दांव पे लगा दिया, वो चीज इन्होंने रेखांकित किया। और निर्मल गुप्त जी ने तो और बिल्कुल अपने ही अंदाज में बात की, बहुत बढ़िया तरीके से, कि भैया जी, मुझे भी लगा था कि ये जब दोनों शीर्षक में भैया जी है तो भैया जी जरूर हमारे निर्मल भैया जी को पसंद आएगा, तो उन्होंने कहा भी। और सबसे अच्छी बात जो निर्मल गुप्त जी ने आज कही कि छोटी रचनाओं की, जिसको लेकर शांतिलाल जैन भी बोलते हैं कि छोटी रचनाओं में बड़ी बात कहना एक चैलेंजिंग टफ जॉब है, लेकिन छोटी रचनाओं को हमको चैलेंज की तरह लेना है और उस पर बड़ी बात कहना चाहिए। इसीलिए जो रचनाओं पर भैया जी की चोट की बात की और दूसरी जो भैया जी की बात की दोनों रचनाओं में, तो उन्होंने दूसरी रचना को ज्यादा, ललित उपमन्यु की रचना को ज्यादा अच्छे से उसको समझा और उसको समझाने की कोशिश की, और उसका एक अर्थ निकला। और जो पहली रचना थी उसमें वो अर्थ जो नहीं खोज पाए, इसको हम एक पाठक के नजरिए से भी समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर रचना पे हर वक्ता का जो आकलन है वो अंतिम आकलन है, इससे बेहतर आकलन भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके के प्रयास केवल रचनाओं को समग्रता में देखने की कोशिश का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग यहाँ हम लोग जुड़ते हैं, और हम लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोग इसी तरीके की सामान्य बातचीत में कभी-कभी कुछ असाधारण बात बोल जाएँगे। मैं इसी उद्देश्य से ऐसे आयोजनों को रिकॉर्ड करने की ज़हमत उठाता हूँ और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सैनी। आपका माइक ऑफ है सैनी जी। ऑन करो। धन्यवाद तिवारी जी। मैं वेद प्रकाश जी को बुलाना चाह रहा था, साथ वो चले गए। मैं एक आग्रह है, मैं हूँ सर, आ गया हूँ। आ गए हैं? अरे वाह। तो हाँ, तो मैं वेद प्रकाश जी से नहीं, राजशेखर जी, राजशेखर जी। अच्छा, राजशेखर जी आए, चलो ठीक। राजशेखर जी अपनी बात रखें जी। और मैं मुकेश राठौर जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। मुकेश राठौर जी, हाँ आप। राजशेखर जी अपनी बात रखें। हाँ। आप सभी लोगों का आभार। और आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और सभी वक्ताओं ने अपनी बात विस्तार से रखी। तो मैं इधर उधर दूसरी बात न करके अनूप शुक्ल जी ने जो कहा उसी पर मैं अपनी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा डिफर करता हूँ जो भी तिवारी जी ने कहा या अनूप शुक्ल जी ने। मुझे लगता है कि किसी विषय पर कोई एक संदेश देने के लिए यदि कोई नकारात्मक बात भी की जाती है तो उसको उस अर्थ में लिया जाना चाहिए। जो संदेश उनका उद्देश्य है कि मुझे लगा लेखक का या अख्तर अली जी का, कि वो एक जो समाज में जो अवस्था है, कोरोना महामारी की जो ये विसंगतियां हैं, जो सरकार फेल हो रही है, उसको उन्होंने टारगेट करके एक रचना लिखी, मुझे ऐसा लगता है। और हमको इस रचना को उसी ढंग से देखना चाहिए। उसमें नकारात्मक चीज है ऐसा करके पूरी रचना को खारिज करना शायद ठीक नहीं है। और जो अभी विसंगतियां हैं और जो समाज के सामने जो समस्याएं हैं उसको इस ढंग से उन्होंने उठाया, और शायद मुझे लगता है कि ये इस समस्या को उठाने का सबसे बेहतर तरीका था। और इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमको अकाल उत्सव जैसे परसाई जी के व्यंग को भी खारिज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी बात, सही संदेश देने के लिए और सकारात्मक काम किया है। भले उसका माने उस अर्थ में नकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसका संदेश सकारात्मक है। इसके माध्यम से उन्होंने सारी समस्याएं, जो ऑक्सीजन की समस्या है, दवाइयों की समस्या है या अस्पतालों की समस्या है, सबको बेहतर ढंग से उठाया, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजशेखर जी। अब मैं बुलाकी शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि रचनाओं पे अपनी बात रखें। बुलाकी शर्मा जी। परमिशन हो तो हम भी एक मिनट कुछ बोलना चाहेंगे। आलोक बोल रहे हैं पहले।
हाँ हाँ बुलाकी जी। अनूप जी बोलना चाह रहे हैं पहले? एक पहले मिनट बुलाकी बोलने जी, का मौका मिले तो। अब बुलाकी जी बोल लेते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। हाँ जी जी बुलाकी जी। हाँ सैनी साहब नमस्कार। सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने पहले इन रचनाओं को पढ़ा नहीं था, लेकिन इन रचनाओं पर टिप्पणियां जरूर पढ़ी। इन टिप्पणियों को पढ़ते हुए मुझे जो रचनाएं रखी गई थी उसमें से लगभग 3-4 रचनाएं मैंने पढ़ रखी थी पहले। और अभी अनूप शुक्ल जी ने अख्तर अली जी की कहानी व्यंग पे जो बात कही, तो मुझे भी लगा कि उस एंगल से भी हमें सोचना चाहिए। और राजशेखर जी ने दोबारा अनूप शुक्ल जी के हिसाब से बात रखी, कहा कि ये नकारात्मक नहीं है क्योंकि स्थितियां नकारात्मक बनी हुई है। फिर भी उस वक्त अख्तर अली जी की जब मैंने रचना पढ़ी थी तो मुझे भी ये लगा कि ये कहानी आज के समय का बहुत कड़वा यथार्थ है। लेकिन साथ साथ एक रचनाकार की रचना पे दूसरा रचनाकार बात करता है तो उसको उस रूप में अलग से उसका प्रस्तुतिकरण होती है, जैसे कि अनूप शुक्ल जी की। अनूप शुक्ल जी की बात भी मुझे सही लग रही है, लेकिन एक बात और मुझे जो लग रही है वो मुझे स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अपन बिना नाम की रचना क्यों दें। इसका मतलब तो ये हुआ कि टिप्पणी करने वाले संबंधों को पहले देखते हैं। जैसे अभी सैनी जी ने कहा कि ये हरीश नवल जी की रचना है, अगर हरीश नवल जी का नाम नहीं होता तो निर्मल जी ऐसा बोलते, क्या बोलते या नहीं बोलते। मैं सोचता हूँ अगर निर्मल जी उसको लेके इस तरीके से नहीं बोलते तो फिर एक रचनाकार के हिसाब से रचनाकार का धर्म का निर्वाह नहीं होता वो। हेलो हेलो, हाँ हाँ भाई साहब। एक मैं अपनी बात हाँ कह दूं आपको फोन आया तो था बीच में, मैं पूछ रहा था क्या। इसलिए मेरा यह कहना है कि अपने व्यंगधारा समूह के अंदर बिना नाम की रचना देते हैं वो एक अलग है, लेकिन यहाँ पे जब ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है तो खुल के नाम पे होना चाहिए, खुल के बात कही जाने चाहिए, तब लगेगा कि व्यंग्यकार बोल्ड है। अन्यथा लगता है कि व्यंग्यकार भी संबंधों को जीता है। और एक बात मुझे निर्मल जी की अच्छी लगी, जो कि हमेशा कहते भी है कि लोग जब रचना कमजोर लगती है तो कहते हैं कि शब्दों की सीमा आ गई थी हमारे पास। निर्मल जी कम शब्दों में लिखते हैं लेकिन बहुत ही मारक लिखते हैं, साथ में इसलिए भी कि निर्मल जी खुद कवि भी हैं। और जब कबीर एक दोहे के अंदर सारी बात कह देते हैं, आज अपन 600-700 साल बाद भी कबीर को दोहरा सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि अपन शब्दों को लेके परेशान हो कि ये कम शब्दों में लिखनी पड़ी या ज्यादा शब्दों में लिखनी पड़ी। रचनाकार में खुद में सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर लगे कि किसी विषय को इतने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते तो क्या जरूरत है उस शब्दों में बंधने की, क्या जरूरत है प्रकाशन के मोह की। यह हमारा समूह बराबर नवाचार करता रहा है और रमेश तिवारी जी को बधाई देता हूँ, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि बिना नाम की रचना जाए। मैं तो कहता हूँ खुल के नाम जाना चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। मैं इनको अभिजीत कुमार जी को भी, रामस्वरूप दीक्षित जी को भी, निर्मल जी को, अनूप जी को बधाइयाँ देता हूँ कि इन्होंने जो रचनाएं थी उन पर खुल के अपनी बात रखी और हमें रचनाएं दोबारा पढ़ने की भी इच्छा हुई। जो नहीं पढ़ पाया मैं पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद मुलाकी जी, आपका यह पक्ष भी अच्छा है और इस पर भी हम लोग विचार करके कर सकते हैं। पहले नाम ही देकर करते थे कि उन रचनाकारों का हम नाम बोल देते थे और रचना दे देते थे। पिछली बार, इस बार ही हमने प्रयोग किया है कि बिना रचना का नाम दिए ही हम लेखक से बात करवाएं, तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इस पे भी अपन बात कर सकते। अनूप जी कुछ बोलना चाह रहे थे और निर्मल जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। अनूप जी बोले फिर निर्मल जी। अनूप जी। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो कब्रिस्तान में जो प्रेमी वाली जो रचना मैंने बताया उस पर अपने विचार रखे। मैं फिर बता रहा हूँ कि रचना बहुत अच्छी है, कम और खारिज करने वाली बात नहीं है। मेरा मानना है और रचनाओं में विसंगतियां दिखाई गई हैं और कि जो समाज में समस्याएं हैं, कालाबाजारी है, पैसे का सब बोलबाला है, साधारण आदमी के लिए चीजें नहीं मिल रही है, सरकार की अक्षमता है, लापरवाही है, अव्यवस्था है, उसका बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। लेकिन मेन बात है कि ये अनुकरणीय आदर्श नहीं है। मेन बात है ये अनुकरणीय आदर्श नहीं है। और जो तुलना वाली बात कही अकाल उत्सव से, उसमें वो तुलना कर वो अलग बात हो जाएगी। दो रचनाओं की तुलना करना तो काफी लंबा बात हो जाएगा, लंबी बात हो जाएगी। मेरा ये कहने का मतलब, मैं जो कहना चाहता था कि प्रेम जीवन को उदात्त बनाता है,
प्रेम जीवन को जिजीविषा देता है। प्रेम जीवन में धनात्मक चीजों को पैदा करता है। प्रेम मरते हुए आदमी को जिलाता है। और इसमें संयोग से प्रेमी और प्रेमिका मिलने के बाद कब्रिस्तान में मिलते हैं, पुरानी चीजें याद करते हैं और वो मरने को अपनी उपलब्धि मानते हैं। ये रचना पढ़ने में अच्छी है, लेकिन ये बात ये है कि रचना का नकारात्मक प्रभाव ये है कि वो नकारात्मक मूल्यों की स्थापना कर रहा है। ये चीजें, इसका मतलब है, मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि लेखक उनकी पीड़ा से जुड़ा नहीं है। उनकी संघर्षों को, कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसको चीजें नहीं मिल रही हैं, उसको उसकी वो जिसे कहते हैं मतलब कि खिल्ली उड़ा रहा है, मखौल उड़ा रहा है, उससे जुड़ा नहीं है। एक कविता है, उसका जो एक कविता की पंक्तियां हैं कि योग, जब कृष्ण और अर्जुन संवाद होता है तो कृष्ण जो उनको उपदेश देते हैं अर्जुन को लड़ने के लिए, तो अर्जुन उनसे कहते हैं कि योग और क्षेम के ये पारलौकिक कवच मुझे मत पहनाओ, अगर हिम्मत है खुलकर सामने आओ, जैसे मेरी जिंदगी लगी है वैसे अपनी भी दांव पर लगाओ। तो जो आदमी जिंदा रहने और मरने की जद्दोजहद में जूझ रहा हो, वो ऑक्सीजन न मिलने और इन चीजों को, इसको एक जिसे कहते हैं टिटिलेटिंग इफेक्ट होता है अंग्रेजी में, उस तरह का प्रभाव पैदा करती है। ये इस रचना का नकारात्मक प्रभाव है। ये कहीं से रचना लंबे समय तक अनुकरणीय नहीं है, न आदर्श रचना के रूप में रखी जा सकती है जहां तक व्यंग की बात होगी। ये हमारी समाज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रचना कहीं से खराब है, कहीं से अच्छी है। इस रचना के लंबे समय के प्रभाव की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे बीच में निर्मल गुप्ता जी, आप निर्मल गुप्ता जी को कह रहे हैं? नहीं, हाँ निर्मल गुप्ता जी, हाँ बोलिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही। हाँ, तो मैं ये जो बुलाकी जी ने जो कहा उन बातों को, वो उनसे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ बिल्कुल। ये और इसकी अच्छी बातचीत के लिए तरीका यही होगा कि रचनाओं को हम सब लोग पढ़ लें और फिर बात हो तो फिर हर आदमी हर रचना के साथ अपनी जो भी है उसका पार्टिसिपेशन है वो बेटर, इस मतलब उससे बेहतर हो सकेगा जैसा अब हुआ है। बस इतना ही कहना था मुझे। धन्यवाद गुप्ता जी। हमारे बीच में कुंदन सिंह परिहार हैं, वरिष्ठ लेखक है। आज उनकी रचना पर बातचीत भी हुई है। हाँ, मैं उनसे सिर्फ यही आग्रह के साथ कहता हूँ वो अपनी बात रखें। सिर्फ अपनी रचना पे जो बातचीत हो गए उस पर आप मौन रहें, तो बाकी दूसरी रचनाओं पे बात करें। श्री कुंदन सिंह परिहार। अपनी रचना पे मौन रहे। हाँ, अपनी रचना पे मौन रहे और बाकी दूसरी रचना पर बात करें। परिहार जी। हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी हाँ। अभी मैंने सभी रचनाओं पर जो विभिन्न समीक्षाकार हैं उनकी बातें सुनी, तो मैं जो अब रचनाएं चूंकि पढ़ी नहीं है, रचनाएं पढ़े बिना उन पर कोई राय देना तो मुश्किल होता है। जो श्रम पूर्वक बहुत विचार करके चारों हमारे समीक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए वो मुझे अच्छे लगे। ये आयोजन जो है वो बहुत सार्थक है, क्योंकि लेखक क्या लिखता है वो स्वयं तो समझ नहीं पाता है, इसीलिए दूसरे लोग जब ऑब्जेक्टिवली वस्तुपरक ढंग से अपनी बात उसकी रचना के संबंध में बात जैसा है बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लिहाज के रखी जाती है, तो उससे लेखक को बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो कई बार भ्रम में रहता है अपनी रचना के बारे में। इसलिए यदि वस्तुपरक ढंग से चीजें रखी जाती हैं और उसके सामने लाई जाती है तो उससे लेखक को बहुत लाभ होता है। और कई बार यदि उसकी आलोचना भी होती है रचना की, तो लेखक को उसे ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इसलिए ये जो प्रयास है, यह जो आयोजन है, ये लेखक के बहुत काम का है, उसके लिए बहुत हितकारी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।
धन्यवाद परिहार जी। और मैं प्रमोद चामुंडी जी से आग्रह करूंगा कि वो गोष्ठी के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए तैयार रहें, और मैं वीरेंद्र सरल जी से आग्रह करता हूँ बोलें। और अगर दीक्षित जी और दुबे जी भी कुछ अगर अपना 1-2 मिनट कुछ कहना चाहेंगे तो इनके बाद वो लोग कह सकते हैं। जी इसमें वीरेंद्र सरल जी। एक मिनट हम फिर से कहना चाहेंगे, जो निर्मल जी ने और बाकी लोगों ने सुझाव दिया, जी तो चूंकि ये रचनाएं तो हम लोग अखबारों से ही उठाते हैं, छपी हुई है, सबको सभी लोग लगभग पढ़ चुके होते हैं, तो व्यंग्यधारा ग्रुप में डाल दिया करें, इन रचनाओं पर बात होगी, और बाकी जिनको जिनको दिया है उनको उनको वो अलग, मतलब उनके लिए कौन किस पे बात करेगा ये छोड़ दिया जाए, और इन रचनाओं पर बात होने का वो है वो डाल दें तो अच्छा है। उसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई गोपनीयता वाली बात है। जी धन्यवाद। तो वीरेंद्र सरल जी आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो व्यंग्यधारा समूह के समस्त अग्रजों को और भाषियों को नमस्कार। भी मैंने तो रचनाएं सुनी नहीं, आज कुछ विलंब से जुड़ पाया, लेकिन जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, हमारे अग्रज हैं, आदरणीय रामस्वरूप दीक्षित जी, अनिल शुक्ल जी और अभिजीत दुबे जी, इन सबकी बातें सुनने के बाद में जो रचनाओं की जो समीक्षा की गई, मुझे लगता है कि व्यंग्यधारा समूह जो एक सार्थक विमर्श है को लक्ष्य में रखकर के, उद्देश्य में लेकर के जो चल रहे हैं, उसमें हम सब सफल हैं। और जहाँ तक की जो बात जो आ रही थी कि रचनाओं को रचनाकार के नाम के साथ में दिया जाए, मुझे लगता है कि व्यंग्यधारा समूह के द्वारा जो एक अभिनव प्रयोग किया गया है बिना नाम की रचना देने का, और उसमें खुल करके रचना में बात होती है, मेरी समझ में तो ये है कि अभी तक के जो बिना नाम की रचनाएं जो देर जा रही है, रचनाओं पर सार्थक विमर्श के लिए यही ज़्यादा उपयुक्त है। और कुछ बातें जैसे कि सुनने में कई बार नेटवर्क की जो दिक्कत होती है, तो हम लोग रचनाओं के मूल को समझ नहीं पाते, कुछ अच्छी पंक्तियों को समझ नहीं पाते। तो जिन रचनाओं पर चर्चा जैसे होना है, तो उसे पहले समूह में बिना नाम के ही पटक पर रखा जाए, और उसको पहले से नहीं तो कम से कम रविवार के ही दिन जिन 4 रचनाओं पर जो बात होनी होती है उसको रख दिया जाए, तो पढ़ने के बाद में और उसकी जो अच्छी पंक्तियां हैं, पंच लाइन हैं, और रचना का जो सरोकार है, जो मूल बातें हैं, वो समझने में आसानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे कि अनूप शुक्ल जी की बात, अख्तर अली जी की रचना पर, तो अनूप शुक्ल जी ने जो कहा कि जन सरोकार के मामले में रचना कहीं ना कहीं मतलब उससे मुक्त हो रही है, क्योंकि जन सरोकार से आशा यही है कि जिज्ञासा पैदा करना है, लेकिन और बाकी अव्यवस्था की दृष्टि से अभी की जो वर्तमान हालत है उस पर रचनाकार ने जो बातें लिखी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आदरणीय राजशेखर चौबे जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने जो बातें कही कि रचना में जो अच्छाई हैं, और उसको यदि हम रचना पर तो खैर किसी ने नकारात्मक टिप्पणी नहीं दी, सरोकार की बातें कही गई है, लेकिन वास्तव में जैसे अकाल उत्सव में जो बताया गया है, अकाल उत्सव का अंत भी यही है कि अंत में लोग जा करके संसाधनों की ईंट खाने लगते हैं। यदि इस दृष्टि से देखें तो फिर दोनों रचना, या तो फिर दोनों को हमको सम्मान देना पड़ेगा या दोनों को फिर खारिज कर देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यंग्य विमर्श है व्यंग्यधारा के द्वारा आयोजित, तो उसमें जो बातें कही जा रही है, तो रचना के दोनों पक्ष पर सार्थक चर्चा होती है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये रचनाकार के ऊपर निर्भर है कि इन विमर्शों से हम कितना कुछ नया सीख पाते हैं। और रचनाओं पर तो मैं बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने रचना सुनी नहीं है, तो आप सबने मुझे बात करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं व्यंग्यधारा समूह के सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब मैं सूरदीप कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। सूरदीप कुशवाहा जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? सार्थक चर्चा के लिए इसमें जो है
हेलो। हाँ, सार्थक चर्चा के लिए व्यंग धारा समूह का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इसमें मुझे अपनी कमियों यानी दूसरे लोगों के लेखकों के जो है रचनाओं को उस पर समीक्षा सुन के को भी दूर करने का एक महत्वपूर्ण जो है प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए मैं व्यंग धारा समूह का और सभी आदरणियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने जो इस पे महत्वपूर्ण जो है चर्चा करी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं टीकाराम साहू। हाँ जी। अब बस जो दोनों वक्ता हैं जो उन लोगों से बोल के और फिर उसके बाद आभार प्रदर्शन करें, क्योंकि सभी लोगों ने रचना पढ़ी नहीं है, तो अगर हम लोग बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है। हाँ, तो जो वक्ता हैं जो वो लोग अगर कुछ बात अपनी 1-2 मिनट में रखना चाहते हैं तो वो रख लें, फिर हम आभार प्रदर्शन करके खत्म करेंगे। दीक्षित जी। दीक्षित जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में आप कह सकते हैं। अगर कोई चीज आपको लग रहा हो कि कोई चीज छूट गई है या इतनी बात सुनने के बाद, तो आप जोड़ सकते हैं जी। जैसा कि 4 लोगों को हम रचनाएं देते हैं, अपना प्रयोग ये है व्यंग धारा का कि महीने की रचना पर, जैसे अभी हमने अप्रैल माह के रचनाओं पर चर्चा की है, तो यहाँ मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे अप्रैल के महीने की रचना ले रहे हैं तो 30 अप्रैल तक की हमको रचना लेना चाहिए। तो मई के अगले हफ्ते, मई के पहले सप्ताह में हम उस पर चर्चा करें, और सप्ताह भर पहले, जैसे मई की अपन को रचनाएं लेना है तो 1 मई से लेके 31 मई तक की हम रचनाएं ले लें, और इसके बाद जो 4 लोग हैं उनको हम जो है रचनाएं उनको एक सप्ताह पहले भेज दें, और इसके बाद पहले सप्ताह में हम इस नाम से कि मई माह की रचनाओं की चर्चा इस तरह से करें। और जो संभावित इसमें भाग लेने वाले, जैसा अभी तिवारी जी ने कहा कि भाई रचना नहीं पढ़ी तो बोले क्या लोग, तो सारे लोग अगर रचना पढ़ लेंगे तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि हम जो समीक्षा कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति समीक्षा कर रहे हैं, वो रचना के साथ न्याय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी एक स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात आई, बुलागी शर्मा जी ने बात उठाई कि नाम ही होना चाहिए, तो ये भी एक बात है। हालांकि नाम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये अपने अपने मत हो सकते हैं, क्योंकि नाम देंगे तो एक मत ये होगा कि नाम ना दे तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि नाम नहीं दे रहे हैं तो ये बात आई कि नाम देना चाहिए, वो भी अच्छा है। तो ये कोई ठीक है, विचारणीय बात है भी और नहीं भी, क्योंकि ये बात सही है, शर्मा जी की ये बात सही है कि अगर हम बतौर लेखक, सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए आज हरीश नवल जी की रचना आई और वो निश्चित रूप से वरिष्ठ लेखक है, लेकिन अगर जो रचना हमको दी गई है, हमको एक रचना दी गई है किसी व्यक्ति की, हम उसके समग्र का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। हम हरीश नवल जी या ज्ञान चतुर्वेदी या XYZ जो भी हमारे स्थापित बड़े लेखक हैं, बहुत सारा उन्होंने लिखा है, हम उस रचना के आधार पर उनके समग्र लेखन का अवलोकन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जो रचना आई है, अगर वो कमजोर है या मतलब बहुत अच्छी है, जैसे भी है, तो उसके बारे में हमको स्पष्ट राय देने का साहस तो एक रचनाकार होने के नाते हमें होना ही चाहिए। अब ये निर्णय करना समूह का काम है कि वो नाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बतौर लेखक या बतौर समीक्षक, क्योंकि जब हम समीक्षक के रूप में बोलते हैं तो हम लेखक नहीं होते हैं, हमें ईमानदार समीक्षक की भूमिका यही कहती है कि नाम हो या ना हो, हमें रचना पर ही वस्तुपरक समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी तरह के हमारे जो खुद के पूर्वाग्रह हों, या हमारा जैसे एक आग्रह ये भी हो सकता है बहुत बार कि हम भी चूंकि व्यंग लेखक है तो हमारी एक दृष्टि भी बंधी हुई है कि व्यंग लेखक इस तरह का होना चाहिए। तो जब हम समीक्षा करते हैं तो हमें अपनी इस दृष्टि का भी से भी आगे निकलना चाहिए, और वो रचना किस तरह से लिखी गई है उस रचना पर ही केंद्रित करना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा, तभी रचनाओं के साथ न्याय हो पाएगा। और सभी जो हमारे साथी हैं, सभी को रचनाएं, अगर सभी के पास रचनाएं हो, सभी ने पढ़ी हुई हो,
तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि जो समीक्षक हैं वो भी एक तरह से फिर उत्तरदायित्व के साथ समीक्षा इसलिए करेंगे कि सारे लोगों ने रचना पढ़ी हुई है। तो हम अगर रचना के साथ न्याय नहीं करेंगे तो हम सबके सामने हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद दीक्षित जी। और मैं अभिजीत कुमार दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि वो जो भी बात रखना चाह रहे हैं। धन्यवाद रमेश तिवारी सर, रमेश सैनी सर। अभी आदरणीय दीक्षित सर ने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ। दीक्षित सर ने मेरे मन की बात कर दी। कुछ देर पहले आदरणीय बुलाकी शर्मा जी ने कहा था, तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यंग्यधारा समूह जो है इसकी पहचान ही यह है कि हम लोग विमर्श जब करते हैं तो रचनाकार का नाम नहीं दिया जाता है। तो विमर्श करने वाले और हम जैसे युवा लोगों को भी और सुविधा होती है कि बिना नाम के हम निसंकोच बोलते हैं। कई बार वरिष्ठ लोगों के नाम आ जाने पर संकोच तो होता ही, और यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है। इसे आप एक आदर के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे बता दें कि आप हरीश नवल जी की रचना दे रहे हैं तो मेरा जो उनके प्रति एक आदर है, मैं उस आदर भाव से भी कुछ कहने से बचूंगा और संकोच करूंगा। यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है और इसलिए यह व्यंग्यधारा इस अर्थ में ही अनूठा है। रही बात की रचना को रचनाकार के नाम के साथ पढ़ने की बात, तो इस हेतु बहुत सारे और व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया उपलब्ध हैं जहां हम प्रतिदिन रचना को रचनाकार के नाम के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि जहां हम रचना को रचनाकार के नाम के साथ पढ़ रहे हैं, क्या वहां हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं या सिर्फ लाइक का बटन दबाकर आगे बढ़ जा रहे हैं? यहां हम कम से कम रचना पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरी समझ से यह जो हमारा प्रयोग है बुलाकी शर्मा सर के साथ बहुत ही मैं आदर के साथ करता हूं कि अगर बिना नाम के स्वरूप के साथ ही यह चलता रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जैसा कि सभी अग्रजों ने कहा कि जो भी टिप्पणीकार हैं उनको 5 से 7 दिन पहले रचना उपलब्ध करवा दी जाए, क्योंकि एक दिन पहले उपलब्ध करवाने पर क्या होता है कि हम लोग की और भी कुछ प्राथमिकताएं रहती हैं। जैसे मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं कि आदरणीय रमेश सैनी सर ने मुझे कल रचना उपलब्ध करवाई और रचना को पढ़ने में आज 2 बजे बैठा, क्योंकि मैं कल रात से अपने एक सहकर्मी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के चक्कर में था और मैं जल्दी जल्दी किसी तरह उसे भर्ती करवा के 2 बजे तक यहाँ आया और उसके बाद मैंने 1 घंटा में पढ़ा और जो भी मुझे आया समझ की। तो हमारी और जो बाध्यताएं हैं, जो सामाजिक बाध्यता है, जो कार्यस्थल की जो बाध्यता है या विवशता है, वह कई बार हमारा टाइम कंज्यूम कर लेती है। तो हमें 4-5 दिन पहले अगर रचनाएं पढ़ने को मिले टिप्पणी करने हेतु, तो इससे हमें और सुविधा होगी। हम 2 बार 3 बार 4 बार पढ़कर पूरे मन से और अच्छी टिप्पणी दे पाएंगे। धन्यवाद रमेश सैनी सर, रमेश तिवारी सर। धन्यवाद अभिजीत जी। और रमेश सैनी सर एक लाइन और कि जैसा कि ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि चर्चा से पूर्व अगर ग्रुप के सदस्यों को हम 1 या 2 दिन पहले दे देते हैं तो वो लोग भी पढ़कर फिर अपनी रचना के साथ जो कार्यक्रम की टिप्पणियों के साथ खुद को सहजता से जोड़ पाएंगे। शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद। अब लगभग 4:45 हो रहे हैं और मैं प्रमोद चामोली जी से आग्रह करता हूं कि वो आभार प्रदर्शन करें और साथ में अगर रचना पे कोई बात कर सकते हैं तो रचना पे बात करने के बाद आभार प्रदर्शन करें। प्रमोद चामोली जी। सभी को नमस्कार, पुनः नमस्कार। आज की जो गोष्ठी अप्रैल माह के व्यंग्यों पर केंद्रित थी, इसका जो फॉर्मेट है इस पर तरह तरह की चर्चा इस पर हुई। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अभिजीत दुबे जी, राम स्वरूप जी, अनूप शुक्ल जी और निर्मल गुप्त जी ने जो बिना नाम के व्यंग्यों पर टिप्पणी की वो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। और दूसरी बात ये, केवल ऐसा नहीं, इसमें बाकी लोग जो हम लोग जुड़े हैं उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी ये एक अलग विषय, लेकिन इन टिप्पणियों को सुनकर
एक व्यंग्यकार अपने व्यंगों में सुधार कर सकता है। इसलिए जो ये फॉर्मेट है, इसमें अगर मिल भी जाए, जैसे विचार आ रहे हैं कि सभी लोगों को ये व्यंग मिल जाए ताकि वो सब पढ़ लें, तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर सभी लोगों को अगर आप व्यंग दे देंगे तो ये आपकी गोष्ठी 5 बजे तक खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर जब सभी एक एक आदमी टिप्पणी करेगा तो एक बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये यही सही है कि आप 4-5 आदमियों को ये देवें, बाकी सब पढ़ लें उसको और अपने हिसाब से या तो वो इनबॉक्स में उसको लिख दें या अपनी जो बातें वो इनबॉक्स में या प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। नहीं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा और इतना ज्यादा समय जो अपना व्यंग धारा का अनुशासन है समय का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की संभावना है। रही आज की टिप्पणियों की बात, तो आज सारी टिप्पणियां मुझे सारगर्भित लगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नाम है वो अभिजीत जी ने तो ये बहुत बढ़िया तरीके से बात कही कि कई बार हमारा उनके प्रति आदर होता है और हम उसको नहीं कह पाते हैं। लेकिन मैं इसको और दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि कई बार नाम आतंकित भी कर देते हैं, तो इसलिए ये इसमें नाम नहीं रहे। मेरा तो यही विचार रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा ताकि वो टिप्पणी आ जाए। एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सीखने का प्रोसेस है, एक लर्निंग का प्रोसेस है। जो भी हम कर रहे हैं एक दूसरे के चर्चा करके उसमें जो कमियां निकाल रहे हैं वो वास्तव में कमियां नहीं, क्योंकि वो रचनाएं तो छप चुकी हैं, अब उनमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन चर्चा करके हम अपने में सुधार करने की कोशिश करें। व्यंग धारा समूह के जो सदस्य हैं वो अपने व्यंगों में कम से कम इन चीजों को आने वाले व्यंगों में सुधार कर सकें। यही मेरे ख्याल में इस गोष्ठी का उद्देश्य होना चाहिए। और आज की जो गोष्ठी है मेरे हिसाब से बहुत सफल गोष्ठी रही है। ऐसी गोष्ठियां चलती रहें और व्यंग धारा समूह इसी तरीके से काम करते रहे। आदरणीय रमेश जी सैनी और समस्त लोग जिन्होंने इस गोष्ठी में अपना अमूल्य योगदान और अमूल्य समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चमोली जी, और हम सबका आभार प्रदर्शन करते हैं। निर्मल गुप्त जी, रामस्वरूप दीक्षित जी, अभिजीत कुमार दुबे, अनूप शुक्ल जी और जो हमारे साथी जिन्होंने बहुत सक्रियता के साथ सहभागिता दी। मैं समूह की तरफ से पुनः उनका आभार प्रदर्शन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम फिर अगले हफ्ते कुछ नई विषय पर विमर्श करने पहुंचेंगे। और अब औपचारिक गोष्ठी की समाप्ति घोषणा करते हैं।